अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत की कहानी को 72 साल बीत चुके हैं। आज ही के दिन 27 अक्टूबर 1947 को ही भारत ने कश्मीर में पहली बार अपनी फ़ौजें उतारी थी और इसके बाद से आज तक भारतीय फ़ौज का मकबूजा वादी में कभी ना ख़त्म होने वाला जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम हो रही हैं वो अब तक सब कुछ जारी है। जबकि आलमी जो बेहिसी है, ये सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त बना हुआ है, जिसे काबिज़ भारतीय फ़ौज जो है, जिसका हौसला मज़ीद बुलंद होता है। और अगर सिर्फ गुज़श्ता 30 सालों की बात की जाए, उसमें 95,454 अफराद को शहीद किया गया, 1.5 लाख से ज़ायद अफराद को पाबंदे सलासिल किया गया, 1,07,000 से ज़ायद बच्चे वहाँ पर यतीम हुए। यह आदादोशुमार सिर्फ 30 सालों से है, लेकिन ये मसला 72 सालों से चलता आ रहा है। तो अगर उन आदादोशुमार की बात की जाए तो वो सुनकर तो एक इंसान के सिर्फ रोंगटे ही खड़े हो सकते हैं। 2016 की बात करें तो बुरहान वानी की शहादत के बाद भारतीय जुल्म में मज़ीद इजाफा हुआ और तब से लेकर अब तक वहाँ लोगों को शहीद किया जा रहा है। और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी आज मकबूजा वादी के जो लोग हैं, आज़ादी के जो मतवाले हैं, उनका जज्बा आज भी कम नहीं हुआ, बल्कि जुल्म के जैसे जैसे भारत का जुल्म, भारतीय सरकार का, भारतीय फ़ौज का जुल्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनके जज्बे भी मज़ीद बुलंद हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हालिया जो 5 अगस्त 2019 का भारतीय सैन्य इक़दाम है, इसने मकबूजा वादी को अमली तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील करके रख दिया है। वहाँ लोगों को आज भी ग़ज़ाई किल्लत का सामना है, अद्वियात की किल्लत का सामना है। आज भी वहाँ पर मवासलाती निज़ाम जो है वो काम नहीं कर रहा है, लोगों के एक दूसरे से राब्ते नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग परेशान हैं, जो डिवाइडेड फैमिलीज़ रहती हैं वो जानना चाहते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में उनके ख़ानदान के जो लोग बसते हैं उनकी हालत क्या है, क्योंकि किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा है। और जो भारतीय सरकार है वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं दे रही है। अमरीकी वक्त भी जाना चाहता था, इंसानी हुकूक की तंजीमों के लोग भी वहाँ पर जाना चाहते थे, लेकिन भारतीय सरकार ने किसी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान हमेशा से जो भी आज़ाद कश्मीर में आना चाहता था उसको इजाज़त भी दी गई। अब भी हम खुलेआम कहते हैं कि जो भारत आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम खुलेआम सबको कहते हैं कि कोई आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहे, कोई भी वहाँ पर किसी भी वक्त आ रहा है। अस्पतालों में मरीज़ दर्द की शिद्दत से तड़पें या फिर घरों में नन्हे बच्चे खुराक के लिए तरसें। जो आलमी बेहिसी है वो टेस्ट से मस नहीं हो रही है। सिर्फ तशवीश का इजहार किया जा रहा है, सिर्फ अफसोस का इजहार किया जा रहा है, लेकिन जो कश्मीरियों की जो ज़िंदगी है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ख़ास पैगाम दिया है और कहा है कि मैं सिर्फ आपका सफ़ीर नहीं हूँ, मैं आज से आपका तर्जुमान भी हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग हथियार उठाना चाहते हैं, जो लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ पर भेजा जाए, वो दरअसल कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इससे नरेंद्र मोदी को, भारतीय सरकार को एक बहाना मिलेगा कि हम लोगों ने तो 9 लाख फ़ौज इसलिए उतारी है क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्दी पाकिस्तान करना चाहता है। इसीलिए वज़ीर आज़म ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज आज दुनिया को, पाकिस्तानी कौम को, सबको देने की कोशिश की है कि हम जो है ना वो आखिरी कतरे तक, खून के आखिरी कतरे तक हम ये जंग भी लड़ेंगे और कश्मीरियों का साथ भी देंगे और हर जगह पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। इस पर मैं बात करूंगी। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड एजाज अवान दिफाई तज्जियाकार मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, आज के दिन जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में 27 अक्टूबर 1947 को कब्जा किया, उससे लेकर, उस दिन से लेकर आज तक जो जुल्म और बर्बरियत की एक जो मिसालें कायम की, सारी दुनिया उससे बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ है, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज एक जो पैगाम दिया है कि जो लोग वहाँ पर जहाद करने की बात करते हैं, जो लोग हथियार उठाने की बात करते हैं, वो दरअसल पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, कश्मीरियों से दुश्मनी कर रहे हैं। भारतीय सरकार को एक मौका मिलेगा कि 9 लाख फ़ौजी जो हैं वो हमने इसीलिए उतारे हैं कि शायद पाकिस्तान वहाँ पर दहशतगर्दी करवाना चाहता है। तो कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है आज वज़ीर आज़म इमरान खान का आज के दिन के हवाले से, और क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो इस मैसेज को अब समझेंगे? देखिए, थैंक यू वेरी मच। ये बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा वो उनकी अपनी एक सोच है, एक सियासी पोजीशन है, एक डिप्लोमेटिक पोजीशन है,
और वो जिस कम्युनिटी को एड्रेस करना चाह रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है। लेकिन देखना ये है कि क्या डिप्लोमेटिक सपोर्ट से जो पूरी दुनिया, जिस तरह आपने अपने पूरे इंट्रो में बताया है, जो सरफे नजर कर रही है इस कश्मीर इशू से, यूनाइटेड नेशन 72 ईयर्स से खामोश है, 1948 ऑनवर्ड टिल दिस डे। उन्होंने आज तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया, फिर उन्होंने कभी इस जुल्म को रोकने की कोशिश नहीं की। आज जब उनका स्टेटस ही तब्दील कर दिया गया है, यूएन रेजोल्यूशन को उठाकर विंडो से बाहर फेंक दिया गया है, उसको सिरे से मुतनाज़ा इलाका ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेटस चेंज कर दिया गया है, तो अब यूनाइटेड नेशन अगर खामोश है तो इसका मतलब है वो इस पर तवज्जो देना ही नहीं चाहते। और अगर दुनिया इस वक्त अपने तजारती मफादात, अपने सियासी मफादात की वजह से हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना भी नहीं बनाती और यूनाइटेड नेशन मुकम्मल तौर पर खामोश है, जिनके अपने रेजोल्यूशन इसके ऊपर मौजूद हैं, तो फिर दुआओं से तो कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलेगा, फिर रूहानी सपोर्ट से और वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी सपोर्ट देंगे और सिफारतकारी के जरिए हम सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है कि इस तरीके से जो है ना वो उनके जुल्म में कमी आ सकती है, कर्फ्यू उठ सकता है, उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है अखलाकी और सिफारती हिमायत से? देखिए, मैं इसको दो मुख्तलिफ नज़र से देखता हूँ। पहली बात यह है कि हिंदुत्व का एजेंडा क्या है। वो एक एक्सपेंशनिस्ट रिजीम है, वो महाभारत का ख्वाब देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी और उनके जो साथी हैं आरएसएस के, वो कह रहे हैं जी इस कश्मीर के बाद अगला कश्मीर भी हमने लेना है, क्योंकि वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब इन कश्मीरियों को ख़त्म कर चुके होंगे, खुदा ना खास्ता वो, या इन पर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी और सिर्फ दुआओं से इनकी मदद की जाएगी, तो क्या हिंदुस्तान इन पर जुल्म रोक देगा? वो 9 लाख फौज उन्होंने पहले भेज चुके हैं, वो 7 लाख तो इतने अरसे से है जिसकी आज तक उनके पास कोई शहादत नहीं कि कोई भी एक पाकिस्तानी वहां पकड़ा गया हो, कोई एक पाकिस्तानी मुलव्वस पाया गया हो। क्या हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे से हम इस कदर मरऊब हो गए हैं कि वो सिर्फ झूठा इल्जाम लगा दे तो हम हथियार डाल देंगे? सही। मैं ये समझता हूं कि उनका वही हक है कश्मीरियों का जो हक अफगानों का था। अफगानिस्तान के ऊपर जी प्लीज जी आप बात कंप्लीट कर लें पहले। जब अफगानिस्तान पर यूएसएसआर ने हमला किया था और उनको ऑक्यूपाई किया था, तो पूरी दुनिया कौन से उसूल के तहत उनकी मदद के लिए आई थी? अगर वो उसूल आज भी कार फरमाए, वो तो यूएन रेजोल्यूशन के तहत कोई अलतलब मामला नहीं था, वो तो आके उस मुल्क में बैठ गए थे और फिर किसी यूएन रेजोल्यूशन के बगैर पूरा यूरोप और अमेरिका उठ के आ गए, क्योंकि उनका अपना मफाद यूएसएसआर को कंटेन करना था। तो उन्होंने वो तमाम मदद भी जायज हो गई, स्टिंगर मिसाइल भी जायज हो गए, तमाम हेलीकॉप्टर और टैंक फलस्तीन में भी सब कुछ जायज है, इस दुनिया के लिए इसराइल का साथ देना और कश्मीरियों के लिए भी सब कुछ जायज है, भारत का साथ देना कश्मीरियों के खिलाफ। एग्जैक्टली। फिर इंदिरा गांधी ऑन रिकॉर्ड है, उसने ये कहा था कि जो कुछ फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में उसने इल्जाम लगाया था कि जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है उन मजलूम लोगों की मदद हम पर फर्ज है, हम कब तक तमाशाई बनकर बैठ सकते हैं? तो हिंदुस्तान ने हमारे ही मुल्क में हमला आवर होकर ये जुल्म और उनको आजाद करवाने के लिए ऐलान जंग कर दिया था। तो ये अगर दुनिया भी बेहिसी से बैठी है, दुनिया की हम बात करें, मलेशिया तो अब कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ बिल्कुल डट गया है। महातिर मोहम्मद ने कहा है कि कश्मीर पर हमारा मौकिफ वाज़ेह, भारत के दबाव पर भी हमारा मौकिफ नहीं बदलेगा। जब मलेशिया इस तरह का स्टैंड ले सकता है, चाइना भी हमारे साथ है, टर्की भी हमारे साथ है, तो इनके भी ज़ाहिर है तिजारती मफादात हैं, भारतीय एक बड़ी मार्केट है, तो ऐसी बाकी जो मगरबी ममालिक हैं वो इतना स्ट्रांग स्टैंड लेने को तैयार क्यों नहीं है? इसलिए कि उनका मफाद वो मोरालिटी को छोड़कर अपने माली मफाद को देख रहे हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, पाकिस्तान को हम हमला करने के लिए नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर में दाखिल कर लें, लेकिन जो कश्मीरी इधर बैठे हैं, जिनकी उधर आधी फैमिलीज वहां पे हैं, जिनकी बहनों और बेटियों की इज्जतें लूट रही हैं, जिनके भाई और बच्चे मारे जा रहे हैं, जिनके आधे खानदान जेरे अताब हैं, उनको वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है? उनका हक बनता है कि वो सीज फायर लाइन को पार करें, क्योंकि इस वक्त न हरी सिंह का मुआहदा काबिल अमल है, न यूएन रेजोल्यूशन पे अमल हो रहा है, न शिमला एग्रीमेंट के ऊपर अमल हो रहा है।
तो जब तमाम तर मुआहदे बालाए ताक रखकर हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया है तो उनकी मदद कौन, उनको उनके रहमो करम पे छोड़ दिया जाए कि आप इनकी नस्ल कुशी कर दो और इन कश्मीरियों को भी उनकी मदद से रोका जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनकी जब तक इन लोगों को उनके हाथ बटाने की इजाजत नहीं होगी। जल साहब, जब कर्फ्यू उठेगा, पाबंदियां हटेंगी, तो यकीनन एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, इस तहरीक में मजीद तेजी आएगी। तो आपको लगता है कि इसी रिएक्शन से बचने के लिए, उस रद्द अमल से बचने के लिए भारत पर भी एक दबाव है कि वो कर्फ्यू नहीं हटा पा रहा है? देखिए, भारत पर यकीनन दबाव है, लेकिन भारत जिस तरीके से जितने बालिग औरतें और मर्द थीं जो एक्टिव हिस्सा ले रहे थे एहतजाज में, उनमें से जो रिपोर्टेड फिगर है 18,000 को वो उठाकर नामालूम जगह पर मुंतकिल कर चुके हैं। 1 लाख के करीब शहादतें हो चुकी हैं, और फिर जो वो रेप्स कर रहे हैं उन बच्चियों के साथ, और कर्फ्यू लगा के रात को न जाने किस घर में दाखिल हो जाएं और जवान बेटा या बेटी उठा के ले जाएं कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। तो इस खौफ के आलम में वो कब तक रहेंगे? हिंदुस्तान आज उसने कर्फ्यू नहीं उठाया, अगर वो 6 महीने मजीद यही कर्फ्यू जारी रखता है और रोजाना 2-2 घंटे या 4 घंटे का वक्फा देता है, तो ये गरीब लोग कब तक रेजिस्ट कर पाएंगे? क्या इनकी नस्ल कुशी के बाद दुनिया की गैरत जागेगी, या दुनिया उस वक्त हम कश्मीरियों को जाने की इजाजत देंगे कि जाओ और जो बच गए हैं उनको बचा लो? ये जंग आज भी होनी है, ये जंग आज से कुछ अरसा बाद भी होनी है। तो बेहतर ये है कि उस वक्त लड़ी जाए जब कश्मीरी अपनी हालत में हैं और कश्मीर के वो डिवाइडेड नहीं है। पहले जुल्म 72 साल ये होता रहा है कि कश्मीर 3 धड़ों में डिवाइडेड थे। एक आज़ादी चाहते थे, एक पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते थे, और एक यूनियन का हिस्सा बन के इक़्तिदार के मजे लूटना चाहते थे। लेकिन आज तमाम कश्मीरी हिंदुस्तान के खिलाफ यक आवाज होकर अपना हक मांग रहे हैं, तो उनका हक के खुद इरादियत दिलवाने के लिए मैं समझता हूं हमें हर मुमकिन मदद उनकी करनी चाहिए। बहुत बहुत जनरल रिटायर एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि ऑपोजिशन ने जून में होने वाली जो एपीसी थी उसमें कहा था कि वो अक्टूबर में इस्लामाबाद आएंगे, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक बाकायदा तहरीक शुरू करेंगे, और अपोजिशन जमातों ने अपने आज़ादी मार्च का जो मकसद बताया था, और आज भी जो उनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेना है और वो नए इंतखाबात करवाना चाहते हैं, क्योंकि बकौल अपोजिशन के मौलाना साहब के ये जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, ये जाली इंतखाबात के ज़रिए इक़्तिदार में आई है। इसी दौरान अपोजिशन जो है वो अक्सरियत में होने के बावजूद भी हम सब जानते हैं कि चेयरमैन सेनेट को भी तब्दील करने के पर नाकाम रही, जबकि धरने के ऊपर भी हमें जो अपोजिशन है वो बटी हुई नज़र आई। अभी भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरीके से इस मार्च का हिस्सा नहीं है, फिज़िकली इस मार्च का हिस्सा नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया था कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में इस मार्च में शामिल होंगे, जलसे में आएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब भी जो अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएंगे। अब जबकि ये मार्च शुरू हो चुका है, आज़ादी मार्च सिंध से शुरू हुआ है, 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि बिलावल और शहबाज शरीफ इसमें शरीक होंगे भी या नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत के साथ अपोजिशन की रहबर कमेटी ने यकनुकाती एजेंडे पर जो मुज़ाकरात किए, दोनों फ्रीकैन के दरमियान एक जो 7 नुकाती मुआहदा तय पाया, लेकिन इसके बावजूद भी जो अपोजिशन है, जो मौलाना हैं, वो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका आज भी मुतालबा है कि उन्हें नए इंतखाबात करवाने हैं। इसके अलावा जो गिरफ्तारी हुई है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की और हाफिज़ हमदुल्लाह की शहरियत ख़त्म करने पर जो एक रिएक्शन सामने आ रहा है, तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि इस मुआहदे को ख़त्म भी समझा जाए। अब जब हम 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, ये हुकूमत घर जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एक मुआहदा तय पाया है कि H9 इतवार बाजार ग्राउंड जो है इस्लामाबाद में, ये वहीं तक महदूद रहेंगे, या जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा है कि मुआहदा ख़त्म हो गया है, ये रेड जोन की जानिब जाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है, हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि इस्तीफ़ा भी उन्हें चाहिए
चाहिए, नए इंतखाबात भी चाहिए, और ख़ासकर ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं इसके बाद फिर हमें एक एग्रेसिव रिएक्शन नज़र आ रहा है अपोजिशन की जानिब से, खासकर JUIFA की जानिब से। और इस पर भी हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है, जो नासाज है, कहा जा रहा है कि लंदन के डॉक्टर्स भी उन्हें कह रहे हैं कि इनको यहाँ पर इलाज के लिए भेजा, जो नून लीग सोच रही है कि उनको बाहर भेजा जाएगा। अब इस पर मेरे साथ बात करेंगे सेनेटर वलीद इकबाल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब आपका। वलीद इकबाल साहब, कल तक तो ये समझा जा रहा था जब ये मुआहदा हुआ कि जो एक एग्रेसिव एक रवैया था शायद अब वो ख़त्म हो गया, शायद एक फेस सेविंग मिल गई है मौलाना साहब को, वो जाएंगे, जलसा करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी होती है और फिर हाफिज़ अब्दुल्ला की शहरियत जब ख़त्म की जाती है तो फिर एक एग्रेसिव जो है ना एक रवैया सामने आना शुरू हो गया मौलाना साहब की तरफ से। उन्होंने कहा जो मुआहदा किया था हुकूमत समझे कि ये मुआहदा ख़त्म हो गया है, हम इस्लामाबाद आएंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। अब आप लोगों की क्या प्लानिंग है? वो तो इस मुआहदे को मान ही नहीं रहे। देखें जी, हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि ये मुआहदा जो है इसको समझा जाए कि वो जो हो गया है वॉइड हो गया है, या जो भी कहना चाहते हैं वो। तो हुकूमत तो उसका नफाज जो है उसको भी यकीनी बनाएगी, और उसके अलावा ये जो हमदुल्ला साहब के साथ जो कार्रवाई हुई है, ये तो मेरी इत्तला के मुताबिक ये बहुत काफ़ी अरसे से इसके ऊपर तफ्तीश हो रही थी, नादरा की सतह पर भी, और ये पिछली किसी हुकूमत ने ये तफ्तीश शुरू की हुई थी। तो ये तो अपनी कोई कानूनी इक़दामात हैं जो कि उन्होंने अपना मंतकी अंजाम तक पहुँचना था। लेकिन हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई मुआहदा जो है वो बातिल नहीं हुआ। हम यही समझते हैं कि अमन अमान को बरकरार रखना हुकूमत का फ़र्ज़ है। रियासत का फ़र्ज़ ये भी है कि अपने शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर जो इस तरह इमेजेस और क्लिप्स नज़र आते रहे हैं कि इन्होंने डंडा बरदार फोर्सेस बनाई हुई हैं, और इनकी ये जो उसकी नीयत का पता इसी से लगता है। और ये हालांकि पाकिस्तान के आइन में, नेशनल एक्शन प्लान में ये प्राइवेट मिलिशियाज जो है उसका कोई तसव्वुर, कोई वजूद नहीं है, ये सब गैर कानूनी है। सो इसके हवाले से बहरहाल मैं अभी आज ही इस्लामाबाद से लाहौर भी पहुंचा हूँ, और वहाँ पे मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ कंटेनर ज़रूर हैं, लेकिन वो साइड पे पड़े हुए हैं। वो बिल्कुल कोई रास्ता इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आने जाने का, इस्लामाबाद के अंदर, मैं मोटरवे से आया हूँ, इस्लामाबाद से बाहर निकलने के लिए, अंदर आने के लिए कोई रास्ता जो है वो बंद नहीं है, सब रास्ते खुले हैं। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे, एहतियाती इकदाम के तौर पे कि अगर कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो या वैसे अमन अमान की सूरत हाल क्रिएट हो, अगर ये सारी सिचुएशन इसी तरह बनती है जिस तरह मौलाना साहब और उनके लोग फरमा रहे हैं, तो फिर आपको नहीं लगता एक अफरा तफरी मचेगी और फिर कानून हरकत में आएगा, उधर से वो भी तशद्दुद की और इस तरह की कशीदगी की फजा फैलेगी? जी, इस की मैं पेशीन गोई तो नहीं कर सकता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो जिस तरह आप कह रही हैं। आपके मुताबिक आज ये कराची से ये शुरू हो गया है। जी जी। तो आप और आपके दीगर जो चैनल्स हैं, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनसे क्या ये अंदाज़ा लग रहा है आपको कि कोई ये बहुत बड़ा कोई जम्मे गफीर आने वाला है? क्योंकि ये मीडिया के मुताबिक जो मुझे आएंगे ना, रास्ते से भी लोग शामिल होंगे। अभी तो सिंध से चला है, पंजाब KPK से लोगों ने शामिल होना है, फिर आके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अभी 4 दिन पड़े हैं भाई, 31 को पहुंचना उन्होंने इस्लामाबाद। नहीं, वो तो ठीक है जी, लेकिन इस वक्त तो कोई ऐसी मुझे मोमेंटम नज़र नहीं आई। मैं खुद एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे 8-9 साल अब तकरीबन सियासत में हो गए हैं। बहुत सी इस तरह की मोमेंटम को बनाने के लिए तो आपको नहीं लगता उन्होंने सिंध से आगाज किया है तो ताकि सूबाई हुकूमत की मदद भी मिलेगी, कोई रोक टोक नहीं होगी और इस तब बड़े अच्छे पुरअमन तरीके से वो अपने मार्च को लेकर चलेंगे? शायद आप नहीं समझते यही वजह हो सकती है सिंध से शुरू करने की कि एक अच्छा आगाज तो हो जाए? नहीं, सिंध से शुरू करने की, जी सिंध से शुरू करने की वजह, यकीनन सिंध से शुरू करने की वजह ये है कि उधर हुकूमत जो है वो उनकी हम ख्याल है और बाकी सूबों में नहीं है, और शायद बाकी सूबों में ज़्यादा सख्ती हो।
लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि मेरा अपना जो तजर्बा और अपना अंदाज़ा जो है इस तरह की एक सरगर्मी में ख़ुद हिस्सा लेते हुए पिछले 4-5 सालों में, ख़ास करते 2013 के बाद, मुझे इस वक्त तक तो ऐसा कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। अगले आने वाले दिनों में कोई ऐसी बात हो तो। दूसरी बात मुझे जो एक और जो है, जो अब आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इसमें दो ऑपोजिशन की जो असल बड़ी पार्टीज़ हैं, क्योंकि JUIF तो अब अगर आप पार्लियामेंट में उसकी नुमाइंदगी देखें तो वो अब इतनी नहीं रही जितनी पहले किसी ज़माने में होती थी, और ये एक वजह भी कही जा रही है कि अपनी रेलेवेंस को वापस लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान जो है ये इस तरह कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी दोनों ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PPP और PMLN, वो दोनों बड़े इस बारे में मोहतात भी हैं। और दूसरा, PMLN को तो अब एक उनकी तवज्जो एक और तरफ है, क्योंकि उनके जो कायद हैं वो, उनकी जो अदालत है और उसके ऊपर फिर उनकी जो अभी कानूनी उनको जो रिलीफ मिली है वो ज़्यादा उसके अंदर मसरूफ़ हैं। और आपने भी बताया कि अभी इस बात का भी नहीं तय हुआ कि शरीक चेयरमैन PPP भी आएंगे या सरबराह जो हैं PMLN के वो भी तशरीफ लाएंगे। तो ये इस तरह की जो अबहाम है, इस तरह की अनसर्टनिटी जो है, ये इसको हेल्प नहीं कर रही। अगर मैं उनके रूह से देखूं, नुक्ता निगाह से, कि जी उन्होंने बड़ी कोई कामयाब और ज़बरदस्त शोइंग करनी है। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि इनकी जो समझौता है इसका एक हिस्सा ये भी है कि इन्होंने तशरीफ़ लाएंगे वहाँ पे, अपने जितने भी लोग आने हैं वो आएंगे, वो एक वहाँ जलसा करेंगे, मुजाहरा करेंगे और उसके बाद मुंतशिर हो जाएंगे। अच्छा, तो अगर इस तरह का है तो ये इस तरह की तो हमने भी बहुत से जलसे किए हैं, और इसमें तो नॉर्मली इसमें कोई अगर कोई बदनीयती के साथ ना आया हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई अफरा तफरी केओस नहीं मचता। चलें दें कि इस्लामाबाद आने के बाद उनका अगला लाएअमल क्या होता है। में ये कहा हुआ है कि जी हम इसको तवालत नहीं मिलेगी। अगर तवालत इसको नहीं मिलती फिर वो केओस वाली बात या अफरा तफरी वाली बात देखते हैं कि 31 अक्टूबर को आकर अगली क्या वो पॉलिसी, क्या लाएअमल का ऐलान करते हैं। ये तो 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ही ऑपोजिशन का, मौलाना साहब का जो नेक्स्ट प्लान है वो सामने आएगा। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना साहब का काफ़िला जो है ये सक्खर पहुंच गया है। नून लीग के जो लोग हैं वो भी इस काफ़िले में मौलाना साहब के साथ साथ हैं, और उसी काफ़िले में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, कैसा चल रहा है मौलाना साहब का आज़ादी मार्च? नून लीग की इसमें शिरकत कैसी है और नेक्स्ट प्लान क्या है? क्याम तो आप लोगों का बस मेरे ख्याल सक्खर में ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज रात? जी, सक्खर में ही है। एक तो मैं शादिया बताना चाहूँगा कि 27 अक्टूबर के हवाले से कश्मीर के साथ ये यकजहती का दिन जो था वो मेनली हमारा फोकस था आज के दिन। कराची इस वजह से, दो चीज़ों की वजह से इम्पोर्टेंट हुआ कि चूंकि कराची लॉन्ग मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचनी है, जाहिर है कराची सबसे दूर है, तो यहाँ से आज चलना है, फिर सक्कर में रात गुजारना, फिर कल निकलेंगे सक्कर से मुल्तान, फिर मुल्तान से लाहौर। तो इस वजह से 27 को हमने कश्मीर की यकजहती का दिन के तौर पर बनाया बेसिकली, और आगाज किया अपनी आज़ादी मार्च का। तो एक तो कश्मीर के हवाले से मेन फोकस जो था, जो सोहराब आज तो कश्मीर के हवाले से आगाज कर दिया, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की नीयत लेके अब कब चलना है? तो नहीं, वो साथ साथ, क्योंकि वो सोहराब कोट जो कराची का एक हिस्सा है जहाँ से हाईवे वगैरह शुरू होती है, वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा था। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर उतने लोग इस्लामाबाद पहुंच गए तो ये तो सिर्फ एक ज़ाहिर है शुरुआत थी, तो हुकूमत के लिए काफी परेशानी का बाइस बनेगा। सो मैसिव क्राउड। आप लोगों के लिए तो कुछ परेशानी थी नहीं 2014 में, आप उनको कैसे परेशानी दे देंगे? नहीं, देखिए उसमें फर्क है। मेरा ख्याल है एक तो जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा ना कि हम कोई परेशान नहीं है, सो फार आप कानून के दायरे में रह के सब काम करें। तो कानून का दायरा तो उन्होंने डिफाइन किया था ना 2014 में
हाँ। एग्जैक्टली अगर वो तैयार हैं उसको हम के फॉलो करें और बिल चलाएं और ड्यूटी पे करने से लोगों को रोकें और IMF को कहें और सिविल डिसोबीडियंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो पता नहीं किस बेसिस पर वो कह रहे हैं कि कानून के दायरे, तो कानून का दायरा तो उन्होंने ही डिफाइन किया था और वो अब हुकूमत भी है, तो हम कुछ भी नहीं करने जाएंगे। तो बहरहाल अब नून लीग ने कमर कस ली है कि जैसे जैसे जहां जहां मौलाना चलेंगे, भले ही रेड जोन की तरफ बढ़े, डी चौक की तरफ बढ़े, नून लीग पीछे पीछे चलेगी और इस्तीफा लेकर आएगी। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। पूछ रही हूँ ना, पूछ रही हैं तो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि आपने कहा था ना कि जोश कम होने का चांस था, मैंने कहा कम क्यों, ज्यादा होगा, क्योंकि इवेंट्स ऑफ द लास्ट 24 आवर्स तो ऐसे हैं जिसमें किसी को भी आप ये चीजें कहें और अगले 24 घंटे में हुकूमत क्या करती है। तो बहुत सी चीजें जो हैं आज 27 अक्टूबर को जो हम बात कर रहे हैं मे बी अनफोल्ड हो बेहतरी की तरफ या दूसरी तरफ सख्ती की तरफ, दोनों चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करता है हुकूमत के एक्शंस पर। हुकूमत अगर रिकंसिलिएटरी पॉलिटिक्स करती है, बढ़ के इस किस्म के इकदाम करती है जिससे ऑपोजिशन को तसल्ली हो कि अब वो ऐसे इकदाम कर रही है जिससे अवाम की बेहतरी है, तो हमें जाहिर सी बात है हम बाहर निकले हैं, इस वजह से निकले हैं कि हम समझते हैं कि ये हुकूमत इतनी इनकॉम्पिटेंट है और इतनी नाअहल है कि ये डिलीवर ही नहीं कर सकती, और डिलीवर ना करने की वजह से ये सारे जो कर्व्स लगाती है, जेलों में भरना, डी नोटिफाई करना, मीडिया फ्रीडम को मजल करना, ये तमाम इकदाम की तो वापस हम वहाँ उसी दौर में जा रहे हैं, ज़िया दौर में, जहाँ से निकल के आए और हमारे बुजुर्गों ने और बड़ों ने इतनी कुर्बानियां दी, ये सब हासिल करने के लिए तो इतनी आसानी से तो हम दे नहीं सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब हमारे साथ थे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मौला बख्श चांडियो साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कुछ फैसला कर पाई है कि इस्लामाबाद तक किस तरीके से हिमायत करनी है इस आज़ादी मार्च की, और जो फैसले मौलाना साहब लेंगे। आवाज आ रही है मौलाना साहब? मौलाना जी साहब, बिल्कुल जी। चांडियो साहब, अब पीपल्स पार्टी आपकी कोई डायरेक्शन तय हुई है मौलाना साहब के मार्च को लेकर? मेरे ख्याल में पहले दिन से है। पहले दिन प्रोग्राम वाज़ेह नहीं किया गया था, तो हम बात कर रहे थे कि हमें पहले पता चले कि प्रोग्राम है क्या, कैसे निकलेंगे, कहां से निकलेंगे। जब वो प्रोग्राम वाज़ेह हो गया है तो हमारे चेयरमैन ने कह दिया है, पार्टी कारकुन आज भी कराची में बेपनाह दोस्त थे, हमने बड़े इज्तिमा से, बड़े हुजूम और जोश के साथ पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को रुखसत किया है। हैदराबाद आए तो बेपनाह लोग कैंप लगाकर बैठे थे, पार्टी कारकुनान। मौलाना साहब वहां खड़े हुए, मौलाना साहब ने खुद देखा, फूल पत्तियां, ये झंडे सारे। हम जहां भी जा रहे हैं पीपल्स पार्टी उनको वेलकम कर रही है, जितना कहा गया उतना तो वेलकम कर रही है, आपने साथ नहीं चल रही है मार्च में, वेलकम कर रही है, रुखसत कर रही है। क्या मतलब ये साथ की बात है नहीं ना। उन्होंने तो इतनी बात नहीं की। वो कहते कि हमारे साथ हो, शाना बशाना गाड़ी पे खड़े हो जाओ, तो यकीनन पीपल्स पार्टी वो फैसला भी करती। लेकिन जहां हैं वहां अकेले नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मौलाना साहब के इस एक्शन की भी हिमायत करेंगे अगर वो रेड जोन की जानिब बढ़ते हैं और इस्तीफे के लिए बैठ जाते हैं, और आप लोगों का भी यही एक डिमांड है कि इस्तीफा देना चाहिए, नए इंतखाबात होने चाहिए। आप इस एक्शन की भी प्रॉपर हिमायत करते हैं? मेरे तो कल मेरे चेयरमैन तो कल कहा कि इस सिलेक्टेड को जाना होगा, इस नाअहल को जाना होगा। वो तो मेरे वजीर आज़म ने, मेरे कायद ने कहा है, तो मैं उससे कैसे हट आपको कहूं कि नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, अपोजिशन को इन्होंने दीवार से लगाने की कोशिश की है, अपोजिशन के अहम रहनुमाओं को जेलों में डाला है। उनकी जिस किस्म की सेहत है, जिस किस्म की उनकी तबीयत खराब है, क्या उसके ये हकदार है? इस मुल्क के कौमी रहनुमाओं का ये सिला है उनका खिदमत का। बार बार जमहूरियतों में आए हैं, आज जिस जमहूरियत पे इमरान खान साहब बैठे वो तो ईमानदारी की बात है। पूछ लें मियां साहब से, ये तो आसफदारी साहब के तदब्बुर का नतीजा है, क्या तसलसल है जमहूरियत का। उनको ये नाम देंगे आप, ये बात करेंगे, और ये कोई बात है अमेरिका में जाकर अपने नून लीग की और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मजाक उड़ाना? आप बर्दाश्त करें। तो अब तो आप लोगों को उम्मीद हो जानी चाहिए, जिस तरीके से तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब को जमानत मिली है
और एक हेयरिंग उनकी मंगल को होनी है, उसमें 3 दिन की पूरी जमानत मिली है। जो खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है, जो उनकी बेटियां हैं आसफा और बख्तावर साहिबा वो भी ट्वीट्स करती रहती हैं, गाहे बगाहे उनकी हालत के बारे में बताती रहती हैं। तो आप लोगों को भी आप कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि जरदारी साहब को भी इस तरह रिलीफ मिल सकता है और वो भी जहां से चाहें अपना इलाज करवाएं? पहले तो मुझे आपकी बेखबरी पे जरा तर्जुब हो रहा है जी। आप इस अंदाज से गुफ्तगू फरमा रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है कि मियां साहब बीमार हैं या नहीं है, जरदारी साहब की तबीयत तो है वही या तो मैं नहीं कह रही है। हूँ कि उनको बस वो तिब्बी ट्वीट कर बुनियादों रही पर हैं, रिलीफ गायब। मिला है। नहीं, आपका मैडम आपका अच्छा नहीं है, इस अंदाज से तजिया नहीं किया जा सकता। ये गुफ्तगू गैर जानकारी नहीं मैंने है। आपसे खैर, अब आप कहा इसको ना छोड़ें। कि तिब्बी अब आप बुनियादों इसको पर छोड़ें। उनको रिलीफ मिले, आप लोगों को भी नहीं, उम्मीद ऐसा पैदा नहीं होनी कहा। चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा ये ठीक है, लेकिन आपने जिस अंदाज से बात की कि सुन रहे हैं, कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब है जी। डॉक्टरों ने कहा है, जो सहूलियात डॉक्टरों ने कहा है वो हुकूमत नहीं दे पा रही, और बेटी को मिलने नहीं देते। हॉस्पिटल को जेल बना दिया। मैं एक दिन गया वहां। खैर, इस बात को छोड़ें। हम ये कहते हैं उनको आप एहतसाब करें, लेकिन एक बैन अवी कानून है, फिर आपके मुल्क के कौमी रहनुमा है, आपका इख्तिलाफ हो सकता है। अब देख रहे हैं, आप फैसला कर लें। जिस रहनुमा को, मौलाना साहब को, जो लहजे और जो अल्फाज से नवाजते थे वजीर आजम, आज क्यों उनको मिन्नतें कर रहे हैं? आज क्यों उनके साथ बातचीत कर रहे हैं? ये नागुज़ीर है, ये कौमी रहनुमा है आपके मुल्क के। शहबाज शरीफ, मियां साहब, नवाज शरीफ, असद अली साहब, बिलावल, ये कौमी रहनुमा है। असद यार वली साहब, आप कैसे इनको फरामोश कर सकते हो? देखिए, किसी की जिंदगी और सैर तो नहीं कर सकता। इस हुकूमत के इस इकदाम को तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग भी दुआ करते हैं कि जरदारी साहब बीमार है, अल्लाह उनको भी सेहत दे, नवाज शरीफ साहब को भी दे। बीबी हम तो खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं, तब तो मैं ये जुमले कह रहा हूं, लेकिन ये तो मजबूरी में किया है ना। वो तो मजाक उड़ाते रहे बीमारियों की, उनकी भी मजाक उड़ा रहे थे। वो इनकी वजीर इत्तलात है, स्पेशल असिस्टेंट है, वो बेगम साहबा, उन्होंने जिस अंदाज से मियां साहब की बीमारी की मजाक उड़ाई है, उन्होंने क्या नाम है, फिरदौस आशिक अवान साहब, बेगम फिरदौस साहबा, उन्होंने मैं नाम तो नहीं का ले रहा हूं, मैं अपना नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस अंदाज से उन्होंने मजाक उड़ाई मियां साहब की बीमारी की, आसिफ साहब की बीमारी की, हमारे रहनुमा, ऐसे तो नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जल्दी पे तेल न डालें, आपका काम है माहौल को बेहतर बनाएं। बिल्कुल सही। आप इस मुल्क हम की लोग वज़ीर तो हैं, तनकीद करें कि भाई किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बीमारी को सियासत में शामिल नहीं करना चाहिए। आपने देखे मैडम, देखे इन्होंने मजाक उड़ाई मियां नवाज शरीफ की बेगम साहबा की बीमारी की, आप देखिए क्या हुआ, गलत किया उन्होंने। अब उसके बाद आप तज़ियतें करेंगे, आप जो तज़ियतें करोगे इस तज़ियतों की क्या अहमियत रह जाएगी? कुछ इखलाकी और इंसानी इक़दार को भी अपनाना चाहिए, कोई मजहबी, और वो कौमी रहनुमा है हमारे आपस में इख्तिलाफ हो सकते हैं। मैं आपको बस बात कह के खत्म कर रहा हूं, जिस अंदाज से वजीर आज़म ऐवान में जाते हैं ना, और घूम के जाते हैं कि इनको शहबाज शरीफ को न हाथ देना मिलाना पड़े न बिलावल, ऐसे वजीर आज़म नहीं करते। ये तो बच्चे ऐसे खेलते हैं, तो बच्चों की तरह खेल रहे, वजीर आज़म तो नहीं लगते, कौमी रहनुमा तो नहीं लगते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ थे। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये क्यों आप लोगों की पार्टी की जानिब से ये बात हो रही है कि मौलाना साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि हुकूमत जो है वो मुआहदे को ख़त्म समझे, इस्लामाबाद जाएंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी? क्या ये सिर्फ उसी का रिएक्शन है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया, हाफिज़ अहमदुल्लाह साहब की शहरियत क्यों ख़त्म की? क्या इन्हीं बातों को जवाज़ बनाकर मुआहदा ख़त्म करने की बात हो रही है? नहीं, अभी मैंने स्टेटमेंट देखा है मौलाना साहब का, जहाँ तक जो मेरी अपनी समझ की बात है, ये उसमें मुआहदा ख़त्म करने की बात जो है ना वो नहीं हुई मौलाना साहब की तरफ से।
और वैसे भी ये जो मुआहदा है ये हुकूमत के साथ नहीं है, ये ज़िले इंतज़ामिया का मुआहदा है, जो ज़िले जमात है हमारी यहाँ पे इस्लामाबाद में, इन दोनों के दरमियान मुआहदा है। और वो सिर्फ इस हद तक मुआहदा है कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि किस जगह पे जो है ना वो हम इकट्ठे होंगे। तो आपने अगर मुआहदा देखा है, इसके कंटेंट्स देखें तो इसके फ्रीकैन भी देख लीजिएगा और इसमें मुआहदे के कंटेंट्स भी देख लीजिएगा, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुआहदा इंटैक्ट है और इसके ऊपर अमल दरामद होगा। वो तो ये मुआहदा इस जगह पर का है ना कि आप लोगों ने किस जगह पर जाना है, वो H9 जो एक जगह तय हुई है आप लोगों के दरमियान, जो इस्लामाबाद में इतवार बाजार का एक ग्राउंड है, वहां पर आप लोग इकट्ठे होंगे। तो क्या जो आप लोगों का जो मुतालबा था कि इस्तीफा लेना है और हुकूमत को घर जाना है, तो ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं होगा, इसके लिए तो बहुत अरसा बैठना पड़ेगा आप लोगों को। 126 दिन वाले ने इस्तीफा नहीं ले सके तो आप लोगों को तो बहुत दिन बैठना पड़ेगा। हाँ, वो 126 वाले दिन जो है ना वो लाए गए, 126 दिन वाले लाए गए थे, हम जो है आए हैं। और आपने देख लिया कि 126 दिन वाले कितने लोग थे और किस तरह के लोग थे। अब आपने अगर काफिले पूरे मुल्क में देख लिए हैं जो चल पड़े और जिसमें और मजीद लोग मिलते जाएंगे मुख्तलिफ जगहों से, तो फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इसके साथ जो है वो हुकूमत जाएगी भी और इस्तीफा भी आएगा, सब कुछ होगा। आपको लगता है कि आप लोग ये इतने काफिले अगर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, हुकूमत घबरा जाएगी और अपने घर चली जाएगी वापस, हुकूमत को जो है ना बड़ा एक धचका लगेगा, आप लोग ये कह रहे हैं, या पड़ाव करना पड़ेगा? मिस्टर बात सुन लीजिए ना, मिस्टर यू टर्न ने तो ये कमिटमेंट की हुई है अगर चंद हजार लोग अगर इस्लामाबाद आ गए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अगर वो क्लिप आपके पास नहीं है तो मैं आपको भिजवा देता हूं ताकि पब्लिक की कंजम्पशन के लिए वो उनको दिखा दीजिएगा। यहाँ चंद हजार लोग नहीं आएंगे, यहाँ लाखों लोग आएंगे और उसके बाद फिर उनका वो देखिएगा कि इसके ऊपर यू टर्न लेते हैं नहीं लेते, क्या करते हैं, और फिर उन लोगों का एक अपना प्रेशर होगा। जब लाखों लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी एक लेजिटिमेट डिमांड होगी रेजिग्नेशन के हवाले से, क्योंकि इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है और इनेबिलिटी जो है ना वो अलग से अपनी जगह पे। तो जब एक लेजिटिमेट डिमांड आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आएगी तो इनको अल्टीमेटली रिजाइन करना। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वहां आप लोग सिर्फ एक जलसा करेंगे तो मुंतशिर हो जाएंगे, या अपने इस मुतालबे के पूरा होने तक आप लोग को बैठेंगे और जब तक ये नहीं होगा तो आप लोग वहां से हिलेंगे नहीं? देखिए मौलाना साहब की आज आपने ओपनिंग स्पीच सुनी होगी जो उन्होंने इस मार्च के शुरू होते सार की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें बाकी इस्लामाबाद का प्रोग्राम हम इस्लामाबाद आके देंगे। तो इस चीज़ को अभी तक हम मुबहम रख रहे हैं। ये जो हमारे कायदीन हैं उनके माइंड में ये बात मौजूद है कि आगे क्या करना है, मगर ये प्रोग्राम जो है वो हम यहाँ पे आके इस्लामाबाद। लेकिन कुछ इंतजामात तो होंगे ना कामरान मुर्तज़ा साहब के, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर जा रहे हैं, खाने पीने का भी इंतज़ाम होना चाहिए, रहना है तो किस तरीके से वहाँ पे आप लोगों ने रहना है, रोज़ाना की इंसान की बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, खाना पीना, इसके अलावा और बहुत कुछ। तो ये अरेंजमेंट्स तो पसे पर्दा आप लोगों के हैं मुकम्मल? ये तो आपने मान लिया ना कि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये तो जो काफिले तो जिस तरीके से चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग भी आ जाए तो जाहिर है मुसीबत तो पड़ जाती है ना। 10,000 लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठ जाएं। ये तो 10,000 नहीं है, ये तो अगर आपने पूरे मुल्क से काफिलों की अगर उसमें जो है ना उसमें थोड़ा सा अगर माइंड अप्लाई करें तो ये लाखों में लोग अब तक निकल पड़े हुए हैं। तो इनका इंतजाम, लेकिन ये लाखों के लोग H9 इतवार बाजार ग्राउंड में तो पूरे आ नहीं सकते, वहां तो चंद हजार लोगों के बैठने की जगह है। कामरान मुर्तज़ा साहब, फिर आप लोगों को उस जगह पर मानना ही नहीं चाहिए था, फिर तो कोई बड़ी जगह लेनी चाहिए थी आप लोगों को। जहां आएंगे उसके बाद अगर ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी तो हम इंतजामिया को कहेंगे कि मजीद अब लोग हैं। ये सारा उन्होंने ये राइट तो इस पे भी उन्होंने कंसीड कर दिया। तो इसका मतलब आप लोग भी कंफ्यूज थे, हमारे पास पता नहीं इतने लोग इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते। अगर आप लोग क्लियर होते ना कि लाखों की तादाद में लोग आने, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए था कि H9 वहां की ग्राउंड में लोग नहीं आ सकते। बात सुन लीजिए, हमें पता है कि हमारे कितने लोग हैं। हमारे डिसिप्लिन का अंदाजा इस बात से करिए कि सुबह से ये लोग निकले हुए ना, कहीं पे आपने कोई एक कंप्लेंट सुनी है कि कहीं पे डिसिप्लिन वायलेट हुआ? तो हमको पता है अपने लोगों का, और हमको पता है कहां से लोगों ने शामिल होना है और कहां लोगों ने जाना है, और अल्टीमेटली हमने उनका इंतजाम किस तरह से करना है। ये जो हम 9 महीने से 10 महीने से ये जो मार्चेस कर रहे थे और ये इसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो वो तकरीबन जो है ना हमारी कैलकुलेशन मुकम्मल है, और इसको आप देखेंगे अल्लाह के फजल के साथ ये सब कुछ ठीक होगा। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।